क्या तुम्हारे बड़े भैया लौटे? छोटे महाराज ये सुनकर एकदम चुप हो जाते हैं, धीरे से सर झुका लेते हैं। वहाँ खड़ा मंत्री भी कुछ नहीं बोल पाता और महारानी उन्हें देखकर अपने आप उत्तर समझ जाती है और निराशा से आंखें बंद कर लेती हैं। कुछ देर बाद छोटे महाराज और मंत्री कक्ष से बाहर आ जाते हैं। मंत्री जी, महारानी का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा और भैया का कोई समाचार भी नहीं आया है अभी तक। लगभग 1 माह होने वाला है। महाराज, एक और बात है। पिछला रसोइया गुप्तचर निकला था, तब से रसोई का कार्य भी ठीक से नहीं चल रहा। ओह, तो हमें तुरंत एक नया रसोइया रखना होगा। जैसा आप उचित समझें महाराज। आदेश मिलते ही पूरे राज्य में ये खबर भिजवा दी जाती है कि शाही रसोई के लिए एक कुशल रसोइये की आवश्यकता है। दूर दूर के गांवों में कई रसोइये महल पहुंचते हैं, एक एक कर सब अपना खाना बनाकर दिखाते हैं, लेकिन कोई भी शाही रसोई के लिए योग्य स्वाद नहीं बना पाता। तभी एक दिन महल के मुख्य द्वार पर एक साधारण सा युवक आकर रुकता है। साधारण कपड़े। क्या चाहिए? वो मैंने सुना था कि राजमहल में किसी रसोइये की आवश्यकता है, तो मैं बस इसीलिए आया था। ठीक है, यहीं रुको, मैं आता हूँ। सैनिक तुरंत मुख्य रसोइये विश्वा के पास चला जाता है। विश्वा जी, बाहर कोई रसोइये के कार्य के लिए आया है। ठीक है, उसे अंदर भेज दो। नाम क्या है तुम्हारा युवक? भोजा नाम है मेरा। यहाँ शाही भोजन बनाना है, राज दरबार के लोगों के लिए, हमारे महाराज के लिए। तो तुम कर पाओगे? अवश्य। ठीक है, तो कुछ बनाकर दिखाओ। क्या बनाऊं? बादाम का शाही हलवा बना के दिखाओ। भोजा तुरंत वह हलवा बनाना शुरू कर देता है और विश्वा वहीं खड़े उस पर कड़ी निगरानी रख रहा होता है। जैसे जैसे भोजा वो हलवा बनाते जाता है, विश्वा उतना ही अचंभित हो जाता है। तुमने इससे पहले कहीं भी कार्य नहीं किया है क्या? किसी शाही रसोई में? नहीं, वो जैसे गरीब का शाही रसोई में क्या लेना देना। भोजा बादाम का शाही हलवा बनाकर तैयार कर देता है। ऐसा राजसी स्वाद तो बड़े बड़े शाही रसोइयों के हाथों में नहीं होता बेटा। तुम्हें तो भगवान ने वरदान दिया है, वरदान। ये सुनते ही भोजा मुस्कुराने लगता है। तो महाशय, क्या मैं? अभी मेरी तरफ से तो हाँ है, पर उससे पूर्व पहले एक बार तुम्हें मंत्री जी से मिलना पड़ेगा बेटा। शाही रसोई में किसी भी रसोइये के कार्य शुरू करने से पूर्व मंत्री जी स्वयं उसका निरीक्षण करते हैं कि वो कहां से आया है, क्या करता था और वो किस कुल का है। इसमें तो कोई भी समस्या नहीं है। मैं कोई चोर तो हूं नहीं, मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूं। मंत्री जी, ये नया रसोइया आया है, एक बहुत अच्छा भोजन बनाता है, तो मैं तो इसे ही सोच रहा हूं कार्य पे रखने का। उससे पूर्व तुम्हारी जांच पड़ताल करनी होगी। जैसी आपकी इच्छा मंत्री जी। सैनिकों, इसकी तलाशी लो अच्छे से। 2 सैनिक आकर भोजा की अच्छे से तलाशी लेने लगते हैं। इनके पास कुछ नहीं है मंत्री जी, सब कुछ एकदम ठीक है। कहां से आए हो? माता पिता का वंश का नाम क्या है और करते क्या हो? मेरा नाम भोजा है। मेरी माता का नाम रमेश्वरी कुमारी और पिता का नाम धीरज सिंह है।
दोनों अब इस संसार में नहीं हैं। जब मैं छोटा था तभी मेरे माता पिता का देहांत हो गया था, तो तब से अकेला ही हूं। कुल मेरा साहू है। मैं यही पुलिया पार के एक गांव भानार का रहने वाला हूं। ठीक है, तो कल से आ जाना फिर। भोजा खुश होकर वहां से चला जाता है। इसका ध्यान रखना विश्रवा। जब से बड़े राजा गए हैं तब से हमारे राज्य पर कई शत्रुओं की दृष्टि है, तो इसका यहां आना किसी शत्रु की चाल भी हो सकती है। जी मंत्री जी, मैं पूरी दृष्टि रखूंगा। विश्वा और भोजा कंधों पर अनाज की बोरियां और हाथों में ताजी सब्जियां लिए महल के आंगन से गुजर रहे होते हैं कि तभी उसकी नजर एकटक महल के एक शांत और गमगीन से कक्ष की ओर टिक जाती है। क्यों भाई भोजा, क्या देख रहा है उधर? नहीं भैया, कुछ नहीं, मैं तो बस यूं ही देख रहा था। यूं ही? उधर क्या है पता है तुझे? नहीं, बस लगा कि कोई खास कक्ष है। किसका है वो? वो बड़ी महारानी का कक्ष है। अच्छा। हाँ, बेचारी इतनी निर्भागी है कि बस क्या ही बताएं। क्यों? लगभग 1 वर्ष पूर्व बड़ी महारानी का स्वास्थ्य खराब हो गया था। पहले पहले सबको लगा कि ये कोई मामूली ज्वर है, परंतु धीरे धीरे उन्हें रोज ज्वर रहने लगा और उनका शरीर भी धीरे धीरे एकदम दुबला होता गया। बड़े महाराज ने हर राज्य के अच्छे से अच्छे वैद्यों को बुलवाया, हकीमों को बुलवाया, परंतु किसी के पास महारानी के उस रोग का हल नहीं मिला और धीरे धीरे महारानी के बाल भी झड़ने शुरू हो गए। बड़े महाराज यदि इस राज्य से बढ़कर किसी से प्रेम करते थे तो वो थी हमारी बड़ी महारानी। और जब महारानी की हालत ऐसी हो गई जहां सबने उनके जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, महाराज किसी भटके मुसाफिर की तरह हो गए थे। वो दिन रात बस महारानी के पास बैठे रहते, उनसे बातचीत करते रहते, मानो उन्हें कुछ हुआ ही ना हो। परंतु तभी एक दिन केदारखंड राज्य के काफी प्रख्यात वैद्य महारानी को देखने आए। महाराज, देखिए, मैं आपसे जो कुछ कहूंगा सत्य कहूंगा। मेरे पास महारानी के इस रोग का कोई इलाज नहीं है और जैसी महारानी की अवस्था है उसे देखकर तो मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इनके पास अब अधिक समय नहीं है। क्या? ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। मैं महारानी के बिना एक क्षण भी इस संसार में नहीं काटना चाहता। तब तो कदाचित एक ही उपाय है महाराज। हाँ, कैसा उपाय? महाराज उसी पल उन ऋषि मुनि को ढूंढने निकल गए, परंतु लौटकर फिर कभी नहीं आए और इधर महारानी का स्वास्थ्य और अधिक गिर गया। न जाने किसकी कुदृष्टि पड़ गई हमारे इस राज्य को। भोजा कुछ देर तक निशब्द सा वहीं खड़ा रहता है और फिर अंदर रसोई में चला जाता है। अगली सुबह होते ही पूरे राज्य में एकदम से हर्ष उल्लास का माहौल फैल जाता है। अरे भोजा, अरे बेटा, मिठाई खाओ, ये लो। परंतु किस लिए महोदय? अरे हमारी बड़ी महारानी एकदम स्वस्थ हो गई हैं, इसीलिए। अच्छा, परंतु एकदम ऐसा क्या हुआ? अब हमें तो ये लगता है कि हमारे महाराज ने ही ये चमत्कार किया है। वे अवश्य उन ऋषि मुनि तक पहुंच गए होंगे। भोजा खुश होकर वो मिठाई खा लेता है। कुछ महीने यूं ही बीत जाते हैं। उसके बाद भी महाराज की कोई खैर खबर नहीं आती।
वो लड़का ठीक से कार्य कर रहा है। जी मंत्री जी, वैसे एक बात पूछ सकता हूं मंत्री जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो? जी जी पूछिए। क्या बड़े महाराज का अभी तक कोई संदेश नहीं आया? नहीं विश्रवा जी, हर राज्य हर गांव छनवा दिया, परंतु बड़े महाराज का कोई अता पता नहीं है। हे प्रभु, हमारे बड़े महाराज जहां भी हों उनकी रक्षा करना। कुछ दिनों बाद ये बालक वहां क्यों देखता रहता है? विश्वा बाहर निकलकर देखता है तो तभी उसे दिखता है कि महारानी चारुलता उनके कक्ष के बाहर खड़ी मुस्कुराकर भोजा को देख रही हैं। हाँ, महारानी इसे ऐसे क्यों देख रही हैं? और जब से ये स्वस्थ हुई हैं, महारानी ने एक बार भी बड़े महाराज का कोई नाम तक नहीं लिया। भोजा चुपचाप अंदर आकर खाना बनाने लगता है। सारे रसोइये शाही रसोई में खाना बनाने में जुटे होते हैं। तभी बड़ी महारानी चारुलता वहां आ जाती है। महारानी, आप यहाँ? क्यों विश्वा जी, मैं आ नहीं सकती? नहीं महारानी, ऐसी बात नहीं है। काका, आज मेरी पसंद का खाना बनाना, बहुत दिन हो गए हैं। अब जैसी आपकी आज्ञा महारानी। महारानी चारुलता मुस्कुराकर भोजा की ओर देखती हैं और वापस बाहर चली जाती हैं। अब सभी रसोइये लग जाओ, उनका मनपसंद का भोजन बनाने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सभी लोग खाने की तैयारी में लग जाते हैं। महोदय, मैं अब अंजीर कोफ्ता के लिए अंजीर ले आता हूँ और उसकी खीर के लिए केसर भी ले आता हूँ। हाँ, तुम्हें कैसे पता कि बड़ी महारानी को ये सब वस्तुएं पसंद हैं? मैंने तो कभी नहीं बताया। नहीं महोदय, वो बस रसोई में ही कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे थे तो तब सुना था। विश्रवा जी, जब से राज्यों में यह समाचार फैला है कि महाराज गजेंद्र अब जा चुके हैं, तब से हर राज्य की हमारी राज्य पर दृष्टि बनी हुई है, क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि उनके छोटे भाई राजपाट संभालने में इतने परिपक्व नहीं हैं, तो आक्रमण कहीं से भी हो सकता है। वो अपने गुप्तचरों को भी भेज सकते हैं। तो यदि शंका की कहीं भी कोई संभावना हो तो आप तुरंत मुझे बताएं, क्योंकि यदि नहीं बताया तो वो राज्य की स्थिति को गहरी चोट पहुंचा सकता है। अवश्य मंत्री जी। विश्वा को रसोई का सारा काम समेटते समेटते देर रात हो जाती है। आज तो कार्य अधिक ही हो गया, नींद भी कम ही मिलने वाली है। विश्वा रसोई से अपने कक्ष की ओर जाने लगता है। तभी एकदम से उसकी नजर चारुलता के कक्ष की ओर पड़ती है, जहां भोजा जा रहा होता है। ये देखते ही विश्वा पर मानो बिजली सी टूट पड़ती है। वो तुरंत मंत्री जी के पास दौड़ता हुआ चला जाता है और मंत्री जी को जगा देता है। मंत्री जी उठिए उठिए मंत्री जी। हाँ, क्या हुआ विश्रवा, इतने भय में क्यों लग रहे हो? विश्वा मंत्री जी को सारी बात बता देता है। क्या वो बड़ी महारानी के कक्ष में गया है? पता नहीं मंत्री जी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, क्या महारानी ने अभी तक आपसे बड़े महाराज के बारे में कुछ पूछा या नहीं? अब नहीं, और ये बात हमें भी अत्यधिक चिंतित कर रही है। जो महाराज उनसे इतना प्रेम करते थे, वो उनके बिना इतनी प्रसन्न कैसे हैं? जी, अवश्य कोई तो बात है। हमें तुरंत वहां पहुंचना होगा, अन्यथा वो उन्हें कुछ कर न दे। मंत्री तुरंत सैनिकों को लेकर बड़ी महारानी के कक्ष में पहुंच जाते हैं।
महारानी, आप ठीक तो है ना? जी जी। तुम्हारा इतना दुस्साहस गुप्तचर कि तुम महारानी के कक्ष में घुस गए। सैनिकों, इसे बंदी बना लो। हाँ तो बताओ, कौन हो तुम? मेरा नाम भोजा है। मैं पुलिया पार के एक गांव से आया हूं महाराज। झूठ! मैं सत्य कह रहा हूं। तो तुम बड़ी महारानी के कक्ष में क्या कर रहे थे? भोजा इस बात का कोई जवाब नहीं देता। महाराज बड़ी महारानी चारुलता की ओर देखते हैं। भाभी, आप बताइए कि क्या किया इसने? सैनिकों, इसे कारागार में डाल दो और पूछो कि किसने भेजा है इसे यहाँ। नहीं महाराज, इन्होंने कुछ नहीं किया। भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? राज्य के सभी लोग बड़ी महारानी का ऐसा स्वभाव देख चौंक जाते हैं। देखिए भाभी, ये दूसरे राज्य का भेजा हुआ कोई घुसपैठिया है। भाभी, आप इससे दूर हो जाइए। महाराज मेरी बात मानिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको कैसे पता भाभी? आप ये कैसे कह सकती हैं? महारानी चारुलता चुपचाप अपना सर झुका देती हैं और भोजा के सामने निर्भीक खड़ी रहती हैं। महारानी, हमने कहा हटिए, ये हमारा आदेश है। और ये मेरा प्रण है कि मैं इनके सामने से नहीं हटूंगी। चारुलता, आप हट जाइए, अन्यथा सब बर्बाद हो जाएगा। अब मुझे क्षमा कीजिएगा महाराज, परंतु मुझे लगता है कि बड़ी महारानी भी इस घुसपैठिए के साथ इस षड्यंत्र में शामिल है, क्योंकि बड़े महाराज के जाने के बाद भी ये इतनी प्रसन्न है। और विश्रवा जी ने स्वयं अपनी आंखों से इन दोनों को बातें करते और एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए देखा है। ये राज्य सभा है, यहां अपना हो या पराया, सब एक समान होते हैं। इसलिए आप शांतिपूर्वक यहां से चली जाइए भाभी, अन्यथा आपकी इस उद्दंडता को राज्य के विरुद्ध माना जाएगा और आपको भी इस घुसपैठिए के साथ षड्यंत्र में शामिल समझकर बंदी बना लिया जाएगा। भाभी, बना लो। नहीं, मैं सब बताने को तैयार हूं प्रणय। ये सुनते ही महाराज चौंक जाते हैं। हाँ, क्या कहा तुमने? इस नाम से तो मुझे मेरे बड़े भैया बुलाया करते थे। बचपन में सदैव पूछते थे कि भैया आप मुझे साथ लेकर नहीं गए, आज नहीं पूछोगे? महाराज की आंखों में ये सुनकर आंसू आने लगते हैं। महाराज, इनकी बातों में ना आए। नहीं आएगा मामा, आप इसे इतना भोला ना समझा करिए। झूठ! तुम झूठ बोल रहे हो। कौन हो तुम? तुम्हारी कद काठी, तुम्हारा रंग रूप कुछ भी हमारे बड़े महाराज से नहीं मिलता। बताता हूं मामा। हाँ, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मैं उत्तर के पहाड़ों की ओर उन ऋषि मुनि को ढूंढने गया था। गुफा के भीतर गहरा सन्नाटा फैला हुआ है, ऐसा सन्नाटा जिसमें हर कदम की आहट गूंज रही होती है। महाराज सावधानी से अंदर की ओर जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो कुछ कदम और आगे बढ़ते हैं, अचानक गुफा के भीतर चारों ओर रखे दीपक अपने आप जल उठते हैं। महाराज ठिठक कर इधर उधर देखने लगते हैं। तभी एक रहस्यमयी आवाज उनके कानों में गूंज उठती है। राजन, यहां तक पहुंचना ही पर्याप्त नहीं। यहां जो आता है वो कुछ पाने नहीं, अपितु स्वयं को खोने आता है। अचानक महाराज के सामने उनका ही एक रूप प्रकट हो जाता है। तुम एक राजा हो, राज्य संभालना तुम्हारा परम कर्तव्य है। एक स्त्री के लिए सब कुछ त्याग देना यह दुर्बलता है, प्रेम नहीं। निर्णय करो, तुम पहले क्या हो, राजा या फिर एक पति? मेरा राज्य इतना कमजोर नहीं है कि बस मेरे जाने से बिखर जाए, और राजा मैं परिस्थितियों वश बना हूं। महारानी को मैंने अपने हृदय से चुना है, और यदि मैं अपनी संगिनी को ही नहीं बचा पाया तो मैं इतने बड़े राज्य को भला क्या ही बचा पाऊंगा। मेरा संकल्प और मेरी सफलता तभी तक है जब तक मेरी महारानी मेरे साथ खड़ी है। उनके साथ होने से ही मैं एक विजयी राजा हूं, तो उनके बिना मेरे सिर पर इस ताज का कोई अर्थ नहीं है।
इतना कहते ही राजा की वो छवि उनकी आंखों के सामने से ओझल हो जाती है और महाराज एक बार फिर आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी उनकी आंखों के सामने का दृश्य बदलने लगता है और महाराज खुद को एक भीड़ भरे बाजार के बीचों बीच खड़ा पाते हैं, पर उन्हें कोई पहचान नहीं रहा होता। लोग उन्हें धक्का देकर आगे बढ़ रहे होते हैं, मानो उनकी पहचान कहीं खो गई हो। हाँ, ये क्या हो रहा है? महाराज चारों ओर देखते हैं, कुछ कहने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनकी आवाज उस भरी भीड़ में कोई नहीं सुनता। तभी महाराज को बाजार में लटका एक आईना दिखता है और जैसे ही वो उसमें खुद को देखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर कुछ देर के लिए बिल्कुल भरोसा नहीं हो पाता। हाँ, ये कौन है? तभी उनकी दृष्टि सामने जाती है, जहाँ से महाराज गजेंद्र एक रथ पर सवार वहाँ आ रहे हैं। सब लोग रास्ते से हटकर उनके सामने सर झुका लेते हैं। यदि तुम्हारा नाम, तुम्हारा पद और तुम्हारी पहचान तुमसे छीन ली जाए तो क्या तुम तब भी यही रहोगे, एक मनुष्य बनकर, इस भीड़ का हिस्सा बनकर? महाराज अपने उस रूप को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और गहरी सांस ले अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। हाँ, यदि मैं केवल अपने नाम और सिंहासन से ही पहचाना जाता हूं तो वो पहचान कभी सच्ची थी नहीं। मैं ना ये भीड़ हूं, ना ये पद, और यदि बात मेरी महारानी चारुलता की है तो उनके लिए तो मैं अपने 7 जन्म गुमनामी में त्यागने को तैयार हूं। पूरा दृश्य धुएं की तरह विलीन होने लगता है। अब तुम स्वयं को खोने के योग्य हो राजन। महाराज के सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है, जिसमें से वो प्राचीन ऋषि प्रकट होते हैं। आपने अपनी पहचान और राजपाट के मोह को पीछे छोड़ दिया, इसी कारण आप यहां तक पहुंच सके हैं। राजन, आज जीत आपकी नहीं अपितु आपके निस्वार्थ प्रेम की हुई है। गुरुदेव, यदि कोई उपाय है तो कृपा कर मुझे मार्ग दिखाइए। मेरी रानी को बचा लीजिए, उन्हें बचा लीजिए गुरुदेव। ऋषि कुछ देर शांत खड़े रहते हैं, फिर धीरे धीरे अपनी मुट्ठी खोलते हैं। उनकी हथेली में एक दिव्य पुष्प प्रकट हो जाता है, जिसकी चमक सीधा महाराज की आंखों पर जा गिरती है। ये जीवन पुष्प है, इसके रस से महारानी अवश्य स्वस्थ हो जाएंगी। परंतु हर वरदान अपने साथ एक त्याग लेकर आता है। मैं उनके जीवन के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं गुरुदेव। महारानी के जीवन के बदले आपको अपना सब कुछ त्यागना होगा। अपना नाम, अपनी पहचान, अपना राजपाट, अपना सिंहासन। आज के बाद आप किसी को यह नहीं बता पाओगे कि आप कौन हैं। मात्र आप और आपकी महारानी इस सत्य को जानेंगे, और यदि किसी तीसरे को यह ज्ञात हुआ तो ये वरदान उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। महाराज की आंखें नम हो जाती हैं। स्वीकार है, और स्मरण रहे, ये पुष्प का रस मात्र आपके हाथों से ही उन्हें पिलाया जा सकता है, क्योंकि विवाह के पश्चात पति और पत्नी एक दूसरे के अर्धांग होते हैं। जब मैं आया तभी मैंने रानी चारुलता को वो पुष्प रस पिला दिया था, और इसीलिए बस रानी और हमें ये बात पता थी। हाँ, और इसीलिए भाभी ठीक हो गई। अर्थात आप सच में मेरे बड़े भैया हो। महाराज प्राणचंद तुरंत आकर अपने बड़े भाई के गले लग जाते हैं। कैसे हो छोटे भाई? भैया, आप फिर मत जाना। लेकिन तभी महारानी चारुलता बेहोश होकर नीचे गिर जाती हैं। चारुलता, चारुलता, क्या हुआ? उठो। तभी सभी का ध्यान महारानी के चेहरे पर जाता है, जो कि पहले की तरह पीला और कमजोर पड़ चुका होता है। वरदान टूट रहा है, मुझे जाना होगा फिर से, वरना मेरी महारानी चली जाएगी।
बड़े महाराज राजमहल से बाहर निकल जाते हैं और मंत्री और छोटे महाराज भी उनके पीछे जाते हैं। भैया भैया रुकिए। बड़े महाराज पलटकर उसी ओर देखते हैं। भैया मैं भी आपके साथ चल पड़ता हूँ। नहीं प्रणय, तुम्हें अब ये राज्य संभालना है। मैं ये सब त्याग चुका हूँ, ध्यान रखना मामा इसका। छोटे महाराज और मंत्री जी मन में तूफान थामे वहीं खड़े रह जाते हैं और बड़े महाराज तुरंत घोड़े पे सवार उन ऋषि मुनि के पास पहुंच जाते हैं। गुरुदेव, मुझसे ये भूल हो गई। मैं चाहता तो मैं जा भी सकता था वहां से, परंतु मैं अपने प्रेम में फंस गया और जब महारानी को बंदी बनाने की बात हुई तो मुझे बताना पड़ा। गुरुदेव, कृपया इसका दंड उन्हें मत दीजिए। अब उन्हें बचाने का मात्र एक ही उपाय है राजन। हाँ, कैसा उपाय? राजन, अभी तक इस संसार में लोग आपको और आपके नाम और पहचान को जानते थे, परंतु यदि आपको अपनी महारानी को बचाना है तो आपको यह सब सदा सदा के लिए त्यागना होगा। आज के बाद आपका परिवार, आपके मित्र और जितने भी लोग आपको जानते थे वो सभी आपको पूरी तरह भूल जाएंगे। यहां तक कि आपकी महारानी भी, जिसे आप अपने प्राणों से अधिक प्रेम करते हैं, वो भी आपको पहचान नहीं पाएंगी। और यदि आप फिर उनके समक्ष गए तो अब की बार उनके प्राण बच नहीं पाएंगे। ये सुनकर महाराज कुछ क्षणों तक वहीं खड़े रह जाते हैं, निशब्द और बिखरे हुए। यदि मेरे होने का हर निशान मिटाकर उनका जीवन बच सकता है तो मुझे ये स्वीकार है गुरुदेव। ये आज हमारा आखिरी दिन है महारानी। अब इस जन्म में तो हम फिर नहीं मिल पाएंगे, पर मैं ईश्वर से सदैव ये प्रार्थना अवश्य करूंगा कि हर जन्म में मुझे मेरी जीवन संगिनी के रूप में बस आप ही मिले। राजा गजेंद्र चुपचाप कुछ देर तक आंख भरकर अपने राजमहल को देखते रहते हैं और फिर चुपचाप अपने राज्य से दूर अपनी गुमनामी की ओर चल पड़ते हैं।